हेलो फ्रेंड्स, पिछले 4 वीडियोस के बाद से 5वां वीडियो हमारे डिजिटल बोर्ड पर है। बाकी के पुराने वीडियोस व्हाइट बोर्ड पर हुए थे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हम लोग अब तक जो भी पढ़ा है वो एक तरह का परिचय था हमारे। इन जनरल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस किताब में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला ही चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, परिचयात्मक है। और उसमें जो पहली बात आती है अभी इस टाइम पर, वो हम लोग पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो वर्तमान पुस्तक है हमारी, उसका संदर्भ क्या है, उसमें हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि देश, ऐसे देश जो पूंजीवादी हैं, कैसी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, उनकी कार्यशैली का हम लोग परीक्षण करेंगे। किसका? कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, पूंजीवादी देशों का। पूंजीवादी होता क्या है? ठीक है, क्या होता है पूंजीवादी देश? अच्छा, तो यही प्रश्न आ गया हमारे दिमाग में भी। इसको कैसे उत्तर करेंगे? तो पूंजीवादी देश जो है ना, वो ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप है ना, वो मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमों द्वारा किए जाते हैं। उद्यम को हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइज एक उद्यम हो गया। तो पूंजीवादी देश क्या है? जहां पर जो भी आपके उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो भी आपके पूंजीवादी उद्यम है, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं। अच्छा, तो अब भाई कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस क्या होता है? आपने एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से ही कर दिया एक तरह का। ठीक है, तो ये क्या है? अब पूंजीवादी उद्यम ऐसे हैं जिसे कम से कम एक या अधिक, एक भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, उद्यमी द्वारा चलाया जाता है, निर्देशित किया जाता है, डायरेक्टर होता है। उद्यमी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर्स। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। इंग्लिश में बहुत कॉमन टर्म है अभी। उद्यमी कौन है? इसको इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, इसलिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, एस कर दिया तो बहुत सारे प्लूरल हो गया, ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अब वो प्रश्न आ जाएगा कि पूंजीवादी देश कौन है? जहां पर पूंजीवादी उद्यम हो। पूंजीवादी उद्यम कौन है? जिसको कोई एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी चला रहा हो। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी वो होता है जो कोई फर्म से संबंधित प्रमुख निर्णय लेता है। कई लोग मिलकर के चला रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों को मिलाकर के बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो अब फर्म क्या है? हमारी किताब में फर्म की डेफिनेशन वही थी, जो भी उत्पादक इकाइयां थी उसको हम लोग यहाँ पर फर्म बोलते हैं। अपनी पूरी किताब में फर्म का मतलब है जो भी कोई उत्पादन इकाई है। तो सारी उत्पादन इकाइयों के लिए हमारी किताब में फर्म का प्रयोग किया गया। अब फर्म में जो भी प्रमुख निर्णय लेने वाला इंसान है, एक है तो वो उद्यमी है, एक से ज्यादा है तो वो सबको मिलाकर के भी उद्यमी कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? वो लोग उद्यमी हो गए, ऐसे लोग। अच्छा, और तो एक पिक्चर डिपिक्ट कर रही है, उद्यम से जुड़े जोखिम को भी वहन करते हैं। अब खाली निर्णय वो क्यों लेंगे, क्यों काम करेंगे? जोखिम बहुत सारा होता है। आप प्रॉफिट कमाने की उद्देश्य से जाते हो, आपका उद्देश्य ये होता है, इसको भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जोखिम क्या क्या हो सकता है? जोखिम हो सकता है बहुत सारे तरह का। आपने जो चीजें बनाई वो खरीद ही नहीं रहा है, आपने जो बनाया वो आपसे कम पैसे में आपसे ज्यादा अच्छा कोई बना ले रहा है, तो लोग उसका सामान खरीद ले रहे हैं, आपको वहां पे नुकसान हो गया। तो आप उससे जुड़ा हुआ जो जोखिम है वो भी वहन कर रहे हो। ठीक है, उसका भी आप क्या कर रहे हो? वो आप ही बियर कर रहे हो। तो आपका मतलब कौन हो गया? वो एंटरप्रेन्योर हुआ, वो उद्यमी हुआ। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ? उद्यम चलाने के लिए या तो स्वयं पूंजी की आपूर्ति करते हैं। अब आप उद्यम चलाओगे, अगर आपको निर्णय लेना है, आपको अपना व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो पैसा लगेगा। पैसा या तो आप लेकर के आओगे या फिर आप उधार पे लेकर के आते हो, है ना। आप और सारे मैकेनिज्म होते, लोग इक्विटी शेयर करने लग जाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। अलग अलग तरह के व्यवसाय को हम लोगों ने व्यवसाय का अध्ययन में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा 11वीं क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं, तो आप कहीं से भी आप पैसे लेकर के आओगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ बनाने जा रहे हो, तो आपको सारी चीजें मिलती प्रकृति से ही है, तो वहां पर आपको कुछ चीजों की और आवश्यकता है। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में ही इस्तेमाल कर दी जाती हैं। जैसे कि कोई कच्चा माल है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रॉ मटेरियल्स। आपके यहाँ पर कोई कुछ भी बन रहा है, मान लीजिए अभी तो हालांकि प्राथमिक क्षेत्र से आता है गेहूं, लेकिन उसका आटा पैकेज फॉर्म में मिलता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आशीर्वाद है, पतंजलि है, ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? उस पैकेज आटे को बना रही हैं। तो वो आटा जब किसी मशीन वगैरह में कहीं पर आकर के मिलकर के निकल रहा है, तो वहां पर क्या हो गया? जो गेहूं है वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन जो मशीन है, बड़ी सी कोई प्लांट बनाया हुआ है, जमीन है, वो कैसा है? वो भी तो प्रकृति से मिला, लेकिन वो क्या है? वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो रॉ मटेरियल नहीं, वो उत्पादन नहीं बना रहा है, लेकिन उत्पादन जमीन के बिना बन नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री लगाओगे। तो वो क्या होता है? जो इस तरह की चीज होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कुछ स्थायी पूंजी होती है। अब स्थायी पूंजी में इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोल देंगे? भूखंड हो गया, है ना, कोई पीस ऑफ लैंड यानी कि लैंड हो गई, तो ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा। और उत्पादन के लिए आपको मानव श्रम की, आप
पैसे ले आए, पूंजी ले आए। ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, आप जोखिम वहन कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कुछ उत्पादन करने जा रहे हैं। उत्पादन करने के लिए आपको पहले पैसे की जरूरत थी, तो आप खुद से लेकर के आ गए या आपने उधार लेकर के किसी तरह से जुगाड़ करके आप लेकर के आ गए। दूसरा क्या हुआ? आपने जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, लैंड की आवश्यकता थी, वो लेकर के आ गए और बाकी जो कच्चा माल था वो भी आपने जुगाड़ लिया। लेकिन लोग नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो यहां पर आपको श्रम की आवश्यकता भी होगी। क्या होगी? श्रम की आवश्यकता। ठीक है, तो मानव श्रम की आवश्यकता भी होती है और मानव श्रम को भी लाने के लिए आप उनको कोई आपके यहाँ आकर के कोई काम करेगा तो क्यों करेगा, इसकी भी आपको भी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर के आ गए, तो श्रमिक भी आप ले आए। फिर आपने क्या किया? इन तीन प्रकार के कारकों, कौन कौन सा ध्यान रखिएगा? पूंजी, भूमि और श्रम। ठीक है, पूंजी, भूमि और श्रम, ऐसे इसको भी बोलते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल इंग्लिश में। ठीक है, ये आपका कैपिटल हो जाता है, पूंजी। इन तीनों से आपने क्या किया? कुछ बनाया, आउटपुट बनाया। आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। अब निर्गत जो आपने बनाया है ना, उसको आप जाकर के बाजार में बेचते हो कि भाई ये हमने मेहनत करके बनाया है, अब आप इसको खरीदोगे तो आप मुझे पैसे दोगे। उस पैसे को कौन रखेगा? एंटरप्रेन्योर नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको चुकाना भी तो था। किस किस को चुकाना था? समझिए, जो भी मिला पैसा उसको हम लोग बोल देते हैं रेवेन्यू, और उसको हिंदी में बोल देते हैं आगम या फिर संप्राप्ति। संप्राप्ति भी बोलते हैं। तो ये जो संप्राप्ति हुई है, टोटल पैसा मिला है, वो क्या वो अकेले रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जब वो भूमि को लेकर के आया था तो उसके बदले उसको किराया देना पड़ा, रेंट। तो लैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेंट दे देते हैं, है ना। हम लोग का मतलब जो भी आपका एंटरप्रेन्योर है। ऐसे ही जो श्रम था, पूंजी थे, पूंजी आपने उपयोग किया हुआ तो पूंजी के बदले आप उसको इंटरेस्ट दोगे। अगर आप ब्याज पर लेकर के आए हो तो आप क्या करोगे? ब्याज दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, है ना। और आप श्रम को लेकर के भी आए थे, लेबर को, तो लेबर को आप क्या दोगे? मजदूरी दोगे, वेज दोगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका किसमें? जो तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक है, उन तीनों को बदले में कुछ दिया जा रहा है, किराया, ब्याज और मजदूरी। ठीक, अच्छा, तो ये सारा आपने दे दिया, तो आगम से ही तो ये सब दिया, संप्राप्ति से ही तो ये सब दिया। फिर जो बचा, ठीक है, यानी कि क्या हुआ था? आपके पास टोटल रेवेन्यू आया। ठीक, आपने कुछ बनाया था, मान लीजिए कुछ भी क्रिकेट की बॉल बना दी, अभी आपने 50 रुपए की जाकर के बेची। ठीक, अब 50 रुपए की गेंद में 10 रुपए आपने जहां पर आपने बनाया था उस जमीन का किराया दिया। ठीक है, और 10 ही रुपए मान लीजिए आपने जो मजदूर था उसको दिया, और आपके पास पैसे थे नहीं, आपको सामान ही सब खरीदना था गेंद बनाने के लिए, तो आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए थे तो आपने उसको 10 रुपए ब्याज दिया। तो आपके पास कुल मिलाकर के कितना बच गया? 50 रुपए। अब 50 में से 30 तो आपने वापस कर दिया, तो आपके पास बचा क्या? 20। ये जो 20 बचा है ना, ये आपका प्रॉफिट है, और ये कौन लेगा? ये उद्यमी लेगा, ये उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो अब जो बचा शेष हिस्सा, उसी को हम लोग उद्यमी की आय बोल देते हैं, और इसको दूसरी तरह से हम लोग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। जो लाभ है, जो लाभ बचा, वही आपका उद्यमी है, उसकी आय हो गई। अच्छा, ये तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये वो उद्यमी है जो एक कैपिटलिस्ट उद्यमी है, एक कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलिज्म में ही आता है। एक इंसान ने दिमाग लगाया, रिस्क लिया, काम करना स्टार्ट किया, कुछ चीजों का उत्पादन कराना है, उसने लोगों को लेकर के आया, पूंजी लेकर के आया, संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के आया, फिर उसने बनाया, फिर उसने बाजार में बेचा, और उसमें सारे लोगों को उनका हिस्सा दिया, फिर जो बचा वो उसने रखा। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी कहानी। ठीक है, तो बहुत ब्रीफ में बताया। अब क्या हुआ? इस लाभ का उपयोग जो है, अब उसको पैसा मिल गया, उसके पास आय आ गई, तो उसको लगा यार मैं तो एक गेंद बना रहा था, एक ही जगह में 50 गेंद बना सकता हूं अगर मेरे पास ये मशीन आ जाए और मैं कुछ और लोगों को हायर कर लूं। तो वो क्या करेगा? वही पैसा अगर उसने फिर से अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए बना लिया, क्या करने के लिए? विस्तार करने के लिए, कि वो ज्यादा क्रिकेट गेंद बना पाए और या अच्छी तरह की क्रिकेट बॉल्स बना पाए, तो वो क्या करेगा? वैसी स्थिति में जो वो पैसा फिर से लगा दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? री इन्वेस्ट कर दिया। उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। खर्च तो किया उसने, अपने पास ही रखा, खर्च किया, लेकिन किस लिए खर्च किया? इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए। तो इसको हम लोग बोल देते हैं निवेश व्यय। ये जो पैसा है, जरूरी नहीं कि वो निवेश करे, फिर से हो सकता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्च कर ले, उसने जो पैसा कमाया उससे वो घूम फिर ले, खा पी ले, लेकिन अगर उसने फिर से लगा दिया तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये क्या होता है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हम लोग लक्षण की बात करेंगे। ये इंसान कहां पे काम कर रहा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसके कुछ कुछ लक्षण देखते हैं। पहला तो यही है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप है, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, इसको दूसरी तरह से बोला जा सकता है। जंगल सारे लोगों के हैं, सरकार के बुला सकते हैं, है ना, राज्य के हैं। नदियां सारे लोगों की हैं, लेकिन जमीन का टुकड़ा आपका हो सकता है। ठीक, अगर पूरी तरह से सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहां पर आपका जमीन भी आपकी नहीं है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि आपने जो काम किया, आपको मिला, वो आपकी चीज। इंडिविजुअलिज्म की बात भी आ रही होती है और साथ में आपका व्यक्तिगत तौर पर मिल्कियत बनती है। ये बात है, ये पहला लक्षण है किसका? हमारी एक
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या है? बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। अच्छा, जो उत्पादन किया था वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो चैरिटी में बांटने के लिए भी नहीं है। आपने सारी चीजें की, सब कुछ कर लिया आपने, पैसे लेकर के आ गए, लैंड को भी जुगाड़ लिया, उसके बाद लेबर को भी लेकर के आ गए, सारे संसाधन आपने जुगाड़ करके कुछ बना भी लिया, आउटपुट बना लिया। अब उस आउटपुट को आप अगर फ्री में बांट रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि आप सामाजिक गतिविधियों में और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे हो, तो उनको हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोले थे, लेकिन वो लोग भी चीजें सेल कर रहे होते हैं, और अदरवाइज तो फिर वो चैरिटी हो गई, वो तो दान हो गया। तो यहाँ पर दान करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका, आप निर्गत को बाजार में बेचोगे, पैसे लेकर के आओगे और उससे क्या है, आप लाभ कमाओगे। ठीक है, तो आपका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाने का ही उद्देश्य है। ठीक, तो ये भी कब किसका उद्देश्य, एक एंटरप्रेन्योर का है और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। अगर आप लाभ उद्देश्य निकाल देते हो, सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना कई बार नहीं होता है। सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, राशन प्रणाली चलाती है, नहीं कि नहीं चलाती है, राशन देती है सस्ते में, गेहूं वगैरह है ना, गेहूं है, चावल है, मिट्टी का तेल है, शक्कर है। क्यों देती है? क्योंकि वहां पर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं, वहां पर सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि समाज में कोई भूखा न रह जाए। तो यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर आपको आर्थिक लाभ कमाना उद्देश्य है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक परिवार मिलकर के काम कर रहा है, किसी को सैलरी नहीं दी जा रही। यहां पर लेबर मार्केट भी एग्जिस्ट करेगा और उनमें से जो भी आपके यहां काम कर रहे हैं आप उनको सैलरी दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जिससे एक मजदूरी दर कहते हैं वो आप दे रहे होते हो, और यहां पर दो क्लासेस बन जाती हैं। पूंजीवाद में जो भी उत्पादन करने वाले लोग, अगर पूंजीवादी सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो तो वहां पर सिर्फ यही लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर बाकी सेक्टर्स नहीं है। ऐसे मान लीजिए सरकारी हस्तक्षेप है ही नहीं एकदम, अगर आप आइडियली सोचोगे तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मालिक लोग हैं। ठीक है, तो वो कौन हो गए, वो हो गए कैपिटलिस्ट क्लास, उसी को हम लोग बोल देते हैं पूंजीवादी वर्ग। और बाकी लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, कामकाजी वर्ग, लेबर क्लास। ठीक, तो ये दो तरह के सिस्टम बन जाता है, टू क्लास सिस्टम होता है। अलग अलग तरह के हिस्टोरियंस रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, मार्क्स ने भी इन सारी चीजों की बात की है, क्लास क्लैशेस की बात भी की है। किसकी बात की, क्लासेस आपस में लड़ने लगेंगे। जो क्लास है, क्लास मतलब क्या हुआ, वर्ग, और क्लैश मतलब संघर्ष, तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग संघर्ष। तो इस तरह की बातें भी की है कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, चौथी जो ये सारी चीजें क्या है, ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। देखो चार विशेषताएं क्या क्या दी, देखो सबसे पहला तो था यहां से आप देखिए, उत्पादन के साधनों पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, निजी स्वामित्व होगा, सरकारी जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होगा। दूसरी बात थी कि बाजार में आप प्रॉफिट के मोटिव से चीजों को बेचना स्टार्ट करोगे। तीसरी बात थी कि यहां पर आप लेबर को फ्री में लेकर के नहीं आ रहे हो, आप उसको बदले में दे रहे हो, मजदूरी दर है। और चौथी चीज हो गई कि यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी। अब ये चीज थोड़ी अलग हो जाती है, प्रतिस्पर्धा अगर ना हो तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि बाजार मूल्य आपको निर्धारित कर रहा होता है। अब अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ा हुआ है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई मोनोपोली है, एकाधिकार फर्म है, तो वो खुद से ही अपना लाभ अधिक से अधिक करने के लिए कितनी क्वांटिटी बेचेगी खुद निर्धारित करती है, कितने पैसे पर बेचेगी ये भी निर्धारित कर सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपका फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं है तो फिर चीजें गड़बड़ाने लग जाती है। और हम लोग जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं वहां पर क्या है, वहां पर प्रतिस्पर्धा है। क्यों? क्योंकि हमें बाजार द्वारा निर्धारित करना है मूल्य को। बट अगर आपकी मोनोपोली बन गई, एकाधिकार बन गया, तो क्या हो जाएगा, विक्रेता निर्धारित करने लगेगा जिसको सामान बेचना है। उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर कंपटीशन है, कई लोग हैं जो सामान बेचा रहे हैं। क्रिकेट बॉल सिर्फ एक इंसान नहीं बना रहा है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या ऑलिगोपॉली हो वो बात अलग है, लेकिन प्योर मोनोपोली नहीं होगी, है ना। ये सारी चीजें क्या है, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा उनको सारे लोगों को ठीक से समझ में आ रही होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलने की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस किताब में हम लोगों का क्या क्या उद्देश्य है। अब इसी में जो आगे की चीजें आएंगी उसमें क्या क्या चीजें आएंगी कि पूरे दुनिया में किस तरह की स्थिति है, कौन से पूंजीवादी देश हैं, किस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को विश्लेषण हम करने में सक्षम हो पाएंगे अगर हम इस वाली किताब को ठीक से पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और बाकी पहला वीडियो था आपके इस कोर्स में डिजिटल बोर्ड पर, तो इसमें कोई आपको सजेशन लग रहा हो, हालांकि अभी हमारे पास स्टैंड नहीं है, आएगा तो चीजें थोड़ी और इंप्रूव होंगी। बाकी कोई सजेशन हो आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं।